नमस्कार दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। नेशनल न्यूज़। भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। ये किसने कहा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अखिल प्रबंधन संघ के 68वें स्थापना दिवस और 18वें राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है और इससे विशाल अवसर सामने आए हैं। केंद्र ने कहा कि वह अगले दौर की वार्ता में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और एफआईआर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्र ने किसानों के विरोध के मद्देनजर पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भेजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सामूहिक रूप से शांति का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सामूहिक रूप से शांति का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने आज विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण के औपचारिक उद्घाटन किया है। किसका 12वां संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र बल युद्ध का संचालन करने के साथ-साथ शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मित्र राष्ट्रों के बीच मित्रता, समझ, सहयोग और आपसी सैन्य संचालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में उभरे हैं। उन्होंने मिलन 2024 को महासागरों और पहाड़ों के पार अत्यंत आवश्यक भाईचारा बनाने का प्रयास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के नवे संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के नवे संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक अग्रणी देश है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का आग्रह किया है। भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। अंतरिक्ष, रक्षा और कनेक्टिविटी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और ग्रीस 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री कियारोकोस मित्सोटाकिस के साथ द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, फार्मा, वाहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ग्रीस की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बैठक के दौरान नए अवसरों को तलाशने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्माण दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं और इस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और रणनीतिक स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, पर्यटन, साइबर क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की। आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की। आयुर्वेदिक के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त परियोजना 20,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पहल की घोषणा की। प्रख्यात रेडियो प्रसारक आमिन सयानी का निधन। प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक आमिन सयानी का आज 91 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके सीने में दर्द के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार से पहले उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक शैली से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। उन्होंने अपना करियर अंग्रेजी भाषा के प्रसारक के रूप में शुरू किया और देश की आज़ादी के बाद हिंदी भाषा का महत्व
हिंदी भाषा को महत्व दिया। रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण आज शाम से नई दिल्ली में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नवे रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। यूनान के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। 3 दिन के रायसीना संवाद में मुख्यमंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और सेनाध्यक्षों, सैन्य कमांडरों, उद्योगपतियों, प्रौद्योगिकविदों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और रणनीतिक कार्यों के विद्वान सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिभागी देशों के विदेश मंत्री संवाद के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनमें शामिल है भूटान के विदेश मंत्री लियोनोपो डीएन ड्योंगले, लिथुआनिया के विदेश मंत्री गैब्रिएसस लैंड्सबर्गिस, एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस तोत्साना। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक की है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता 19 फरवरी को हुई। चशुल मोलादो सीमा पर बैठक में वार्ता का ये 21वां दौर था। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि बातचीत मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रशासनिक, सैन्य और कूटनीतिक माध्यम से संवाद बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वार्ता के पिछले दौर में हुए विचार विमर्श भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों से सेना को पूरी तरह पीछे हटने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में आधिकारिक रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम पट्टनम में आधिकारिक रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। श्री राजनाथ सिंह पूर्वी नौसैनिक कमान स्थित मिलन विलेज का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के दौरे पर जाएंगे। श्री धनखड़ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मिलन 2024 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में कुल 15.62 लाख सदस्यों को जोड़ा। दर्ज की गई 11.97% की बढ़ोतरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में 11.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 15,62,000 सदस्यों को शामिल किया। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में लगभग 8,41,000 नए सदस्यों ने नामांकन दर्ज कराया। यह पिछले 3 महीनों के दौरान सबसे बड़ी संख्या है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज। उत्तरी गाजा में फिर से भीषण युद्ध शुरू होने से एक सैनिक की मौत। इजरायल रक्षा बल आईडीएफ ने कहा कि उत्तरी गाजा में फिर से भीषण युद्ध शुरू होने से सैनिक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आईडीएफ ने पुष्टि की कि गाजा शहर के जैतौन के आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई थी। थल और वायुसेना की इस कार्रवाई में हमास आतंकी मारे गए। इस बीच दक्षिणी गाजा शहर खान यूनिस में सैनिकों ने हमास के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 8 फरवरी को हुए आम चुनावों को अमान्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को हुए आम चुनावों को अमान्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता लगातार 2 सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका। याचिकाकर्ता अली खान ने पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत से 30 दिनों में नए चुनाव कराने का आदेश देने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने मामले का फैसला होने तक नई सरकार के गठन को रोकने के लिए स्थगन आदेश की भी मांग की थी। 3 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने पर समझौता हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच 10 दिन की चर्चा के बाद गठबंधन सरकार बनाने पर समझौता हो गया है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। श्री भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ जरदारी एक बार फिर राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों दल तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल संसद में बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हुए। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार संसद सत्र इस महीने की 29 तारीख से पहले शुरू होगा। उसके बाद नए प्रधानमंत्री के लिए मतदान होगा। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी
एमडीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने बिना किसी चुनाव के एमडीपी का अध्यक्ष पद जीत लिया है, क्योंकि वह इस पद के लिए खड़े होने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। जून 2023 में पूर्व एमडीपी अध्यक्ष मोहम्मद नाशिद के पार्टी छोड़ने के बाद ये पद खाली हो गया था। तब से पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलहिल ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। जाली मुद्रा, अवैध हथियार, शराब और काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग प्रलोभन मुक्त, काला धन और बाहुबल मुक्त लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बिहार की 3 दिवसीय यात्रा की समाप्ति के बाद पटना में मीडिया को आज संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव पैनल समावेशी और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करेगा और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। सिक्किम के नाथुला में आज अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों सहित लगभग 175 वाहन फंस गए। सिक्किम के नाथुला में आज अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों सहित 175 वाहन फंस गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि शक्ति कोर के सैनिक फंसे हुए पर्यटकों को बचाने और सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचे। पर्यटकों को त्वरित चिकित्सा, गर्म जलपान तथा भोजन समय पर प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के बालूडाणा, नंदुरबार और हिंगोली जिलों में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विषाक्त भोजन के कारण 700 से अधिक लोग बीमार। महाराष्ट्र के बालूडाणा, नंदुरबार और हिंगोली जिलों में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विषाक्त भोजन के कारण 700 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीमार व्यक्तियों को इलाज जारी है। बालूडाणा जिले में विषाक्त भोजन के करने के बाद 100 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंदुरबार जिले के राणाले में 250 से अधिक लोग बीमार पड़े। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 150 से अधिक लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हिंगोली जिले के राणोपुर से 150 से अधिक लोग उल्टी और मतली जैसे लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार, लखीसराय और सिकंदरा राजमार्ग पर ट्रक ऑटो रिक्शा की टक्कर में 9 की मौत और 6 घायल। बिहार के लखीसराय जिले के बिहारपुरा गांव के पास आज तड़के लखीसराय सिकंदरा राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक से एक ऑटो रिक्शा की आमने-सामने की टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियां राजमार्ग पर नहीं चल सकती। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों की निंदा की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. सांधावलिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी ने की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ के किसानों की बड़ी सभा की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से भी सवाल किया। उच्च न्यायालय पंचकुला निवासी वकील उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इससे लोगों को असुविधा हो रही है और 13 फरवरी से एम्बुलेंस, स्कूल बसों और पैदल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तेलंगाना के मुलुगू जिले के मैदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातरा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अधिकारियों के अनुसार आज से शुरू होने वाले 4 दिवसीय द्विवार्षिक आदिवासी उत्सव के लिए वन गांव में 1 करोड़ से अधिक लोग एकत्र होंगे। इसे देखते हुए जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू। महाराष्ट्र में आज से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कुल 15,13,909 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं।
इसमें मुंबई संभाग के 3,51,000 विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें 6,92,424 छात्राएं और 8,21,450 छात्राएं शामिल हैं। केंद्रीय भूपेंद्र यादव आज केरल का दौरा करेंगे। अब आ जाते हैं बिजनेस न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के निर्णयों और केंद्रीय बजट घोषणाओं को लागू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए हैं। और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार समाप्त।